हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बिहार दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक के लिए मार्क्समैन पब्लिकेशन का जो बुक आया है उसमें सभी स्टेट पीसीएस के पूछे हुए प्रश्न को सेट के रूप में बना के दिया गया है, जिसमें एक सेट में 100 क्वेश्चन है। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं इसका सेट मध्यकालीन भारत का सेट पहला जो है वो। तो इसमें टोटल 100 क्वेश्चन को देखेंगे जो कि पीसीएस एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था। तो हिंद भारत की जनता के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग जो किया था सबसे पहले वो कौन किया था। तो प्रथम बार प्रयोग किया था वो किया था अरबों ने। और अगर पूछे कि इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किसने किया है, तो इंडिया शब्द का जो प्रयोग किया है दोस्तों भारत के लिए, इंडिया शब्द का प्रयोग कौन किया है, तो वो किया है हिंद यूनानी ने। कौन किया है? हिंद यूनानी ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था। तो पैगंबर हजरत मोहम्मद का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था दोस्तों, वो हुआ था 570 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था आपको अरब के मक्का में हुआ था। तो कहाँ पूछे कहाँ जन्म हुआ था, तो मक्का, जो कि कहाँ पे है, अरब में है। और उन्होंने ही 622 ईस्वी में दोस्तों हर एक संवत चलाया था जिसका नाम है हिजरी संवत। तो पूछे कि हिजरी संवत कौन चलाया था, तो पैगंबर मोहम्मद ने चलाया था। और कब शुरू किया था उसको, तो 622 ईस्वी में शुरू किया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, ये पूछा जाता है। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु पूछेगा अगर कब हो गई थी, तो 632 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई थी। और कहाँ पे हुई थी, तो मदीना में हुई थी। कहाँ हुआ था मृत्यु, मदीना में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मक्का कहाँ स्थित है। तो मक्का जो है दोस्तों वो कहाँ है, तो मक्का जो है सऊदी अरब में है। कहाँ पे है, सऊदी अरब में है। और इराक में भी मुस्लिमों का एक स्थल है जिसको नाम बोला जाता है करबला। तो करबला जो मुस्लिमों का एक प्रसिद्ध स्थल है वो कहाँ पे है, तो वो पूछेगा तो वो जाएगा इराक में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था। तो भारत पे जो पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था वो कब हुआ था, तो 712 ईस्वी में हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था, तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था, ठीक है दोस्तों। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा 712 ईस्वी में, ठीक है। और मोहम्मद बिन कासिम जो था अरब का निवासी था, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब प्राप्त हुई है। तो मोहम्मद बिन कासिम जो था वो सिंध का विजय प्राप्त करता है कब, तो किया था 712 ईस्वी में किया था, ठीक है। और यही जो था प्रथम मुस्लिम आक्रमण इसी के साथ भारत पे शुरू हो जाता है, ठीक है। और उस समय जो सिंध का शासक था वो कौन था, तो सिंध का जो शासक था वहाँ का वो था दाहिर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। तो वही क्वेश्चन है, भारत में जो मुस्लिम आक्रमणकारी पूछेगा प्रथम कौन था, तो वो था मोहम्मद बिन कासिम और 612 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम था, तो मोहम्मद बिन कासिम कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम जो था वो कौन था, तो अरब का निवासी था, अरब था, ठीक है। और अगर पूछे कि भारत पे आक्रमण करने वाला जो विदेशी था उसका क्रम बताओ, तो सबसे पहले आक्रमण किया था कौन, अरब ने। और दूसरा आक्रमण कौन किया था, तो तुर्कों ने किया था। तीसरा आक्रमण पूछे तो हो जाए मंगोलों ने। और चौथा पूछे तो हो जाएगा मुगलों ने, ठीक है। तो ये क्रम है जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनबी से पराजित नहीं हुआ था। तो कौन शासक था जो कि चंदेल वंश का शासक था जो महमूद गजनबी से पराजित नहीं हुआ था, तो वो शासक कौन था, तो वो हो जाएगा विद्याधर। विद्याधर जो था वो महमूद गजनबी से पराजित नहीं हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था। तो महमूद गजनी के साथ जो भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार था वो था अलबरूनी। अलबरूनी किसके साथ आया था, तो महमूद गजनी के साथ या गजनबी के साथ आया था। अगला क्वेश्चन है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था। तो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान जो था वो था अलबरूनी। अलबरूनी था जो कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। अगला क्वेश्चन है, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे। तो कौन था जो संस्कृत मुद्रा लेख के साथ
चांदी के सिक्के निर्गत किए थे, तो वो किया था महमूद गजनबी ने। कौन किया था? महमूद गजनबी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता था? तो 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को कौन जीता था? तो वो जीता था शहाबुद्दीन महमूद गौरी। और 1192 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? तो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। तराइन का सेकेंड युद्ध हुआ था 1192 में पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच, और इस युद्ध में गौरी पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर लेता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, युद्ध किसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी? तो कौन सा युद्ध था जिसमें मुस्लिम शक्ति की स्थापना हो गया था? तो तराइन का द्वितीय युद्ध के बाद जो भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हो गई थी। और तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1191 ईस्वी में हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है। लेकिन फिर तुरंत दूसरा युद्ध होता है, तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में, और इसमें गौरी जो है पृथ्वीराज चौहान को पराजित करता है, और इसके साथ ही भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? तो मोहम्मद गौरी को जो सबसे पहले पराजित किया था वो पराजित किया था भीम द्वितीय। भीम द्वितीय जो था वो मोहम्मद गौरी को सबसे पहले पराजित किया था। इसको मूलराज द्वितीय भी बोला जाता है, कहीं कहीं ऑप्शन में आपको मूलराज द्वितीय भी दिया रहेगा। और कब पराजित किया था? तो 1178 ईस्वी में पराजित किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में हराया था? तो मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र को हराया था किस युद्ध में? तो वो हराया था चंदावर के युद्ध में। तो चंदावर का युद्ध जो कि 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ था, इसमें मोहम्मद गौरी जयचंद को पराजित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी? तो कौन सा मुस्लिम शासक ऐसा था जिसके सिक्के पे देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी? तो दोस्तों मोहम्मद गौरी के जो सिक्का था उस पे देवी लक्ष्मी का आकृति बना हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? तो प्रथम अक्ता जो प्रदान किया था मोहम्मद गौरी ने, वो किसको प्रदान किया था? तो वो हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी ने प्रथम अक्ता प्रदान किया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक है जो 1206 ईस्वी में गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, गुलाम वंश का स्थापना करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त किया था? तो मोहम्मद गौरी का जो दास था वो था कौन, जो बंगाल और बिहार पे विजय प्राप्त करने वाला? तो वो था बख्तियार खिलजी, और यही जो नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था। तो क्वेश्चन पूछे, नालंदा विश्वविद्यालय को कौन जला दिया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो 1206 ईस्वी में गुलाम वंश का स्थापना करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो दिल्ली कौन सा सुल्तान है जो लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कौन हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक, इसको लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगर पूछे कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो दिल्ली सल्तनत का स्थापक ना किया था गुलाम वंश का, तो उसका राजधानी कहाँ था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो राजधानी था दोस्तों वो था लाहौर में। कहाँ पे था? लाहौर में इसका था। और इसको दो और उपाधि मिली थी, चंद्रमुखी और हातिम द्वितीय का। हातिम द्वितीय और चंद्रमुखी का उपाधि किसको दिया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। ठीक है, और अगर पूछे कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मकबरा है वो कहाँ पे है, तो इसका जो मकबरा जो है दोस्तों वो लाहौर में है। कहाँ पे है? लाहौर में है। अगला क्वेश्चन है, लाहौर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी दोस्तों वो कहाँ थी? लाहौर थी। ठीक है, वहीं से वो राज करता था। अगला क्वेश्चन है, और दिल्ली कौन सा गुलाम शासक था जो दिल्ली राजधानी स्थापित करता है? तो वो हो जाएगा इल्तुतमिश। ठीक है,
इसलिए इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? तो दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने स्थापित किया था, ठीक है। इससे पहले लाहौर थी। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो दिल्ली का पूछेगा प्रथम मुस्लिम शासक, तो ये हो जाएगा आपको इल्तुतमिश, इल्तुतमिश, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? तो मध्यकालीन भारत की जो प्रथम महिला शासिका थी वो कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। और रजिया सुल्तान जो है इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी, ठीक है। और इसको जनता ने चुनकर बैठाया था गद्दी पे। तो ये भी पूछा जाता है, तो कौन सी ऐसी शासक या शासिका थी जिसको जनता ने चुनकर गद्दी पे बैठाया था? तो रजिया सुल्तान को बैठाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर निम्न में से किसके शासनकाल में आया था? तो आया था दोस्तों इल्तुतमिश के काल में मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां आया था, ठीक है। और किसको पीछा करते हुए पूछेगा? तो ये मकबरनी का पीछा करते हुए आया था। चंगेज खां जो आया था मकबरनी को पीछा करते हुए आया था, और अगर पूछे एक और क्वेश्चन पूछता है इससे कि चंगेज खान का जो मूल नाम था वो क्या था? तो चंगेज खान का जो मूल नाम था दोस्तों वो था क्या? वो था तेमुचिन। क्या था? तेमुचिन। अगला क्वेश्चन है, चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। तो चंगेज खां के अधीन मंगोल जो था भारत पे आक्रमण किया था। किसके समय में? तो इल्तुतमिश के समय में आक्रमण किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसको नियुक्त किया था? तो इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था किसको? तो वो किया था दोस्तों मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन है, रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तो रजिया बेगम को सत्ता से हटाने में किसका हाथ था? तो वो था तुर्कों का। किसका था? तुर्कों का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान बलवन का पूरा नाम क्या था? तो दिल्ली का जो सुल्तान था बलवन, जो दिल्ली सल्तनत का 9वां शासक था। कई बार डायरेक्ट पूछ देता है कि दिल्ली सल्तनत का 9वां शासक कौन था? तो वो बलवन था, ठीक है। तो बलवन जो था दिल्ली सल्तनत का 9वां शासक था, और उसका जो पूरा नाम था वो क्या था? तो वो था गयासुद्दीन बलवन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा जाता है कि उसे रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? तो रक्त और लौह की नीति कौन अपनाया था? यही क्वेश्चन डायरेक्ट बीपीएससी में पूछा गया था पिछली बार कि दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा जाता है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? तो वो अपनाया था बलवन ने। रक्त और लौह की नीति कौन अपनाया था दोस्तों? तो ये हो जाएगा बलवन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलवन ने भव्य उपाधि धारण की थी। तो बलवन जो था वो किसका उपाधि धारण किया था? तो वो किया था जिले इलाही का उपाधि धारण कौन किया था? तो बलवन जो है जिले इलाही का उपाधि धारण किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज को आरंभ कौन किया था? तो नवरोज या नवरोज जो है एक फारसी त्योहार है, और ये आरंभ कौन किया था? तो ये किया था बलवन जो है वो आरंभ किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसको नवरोज बोलते हैं, ठीक है। और इसको अगर पूछे कि नवरोज को समाप्त कौन किया था? तो नवरोज को जो समाप्त किया था दोस्तों वो किया था औरंगजेब ने। कौन किया था? औरंगजेब ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खिलजी वंश शुरू हो गया, यहाँ से खिलजी वंश से देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वो सीरियत के नियम और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? तो बर्नी जो था इतिहासकार था उस समय, और उन्होंने ये किस सुल्तान के लिए बोला था? तो वो बोला था अलाउद्दीन खिलजी के लिए, क्योंकि उन्होंने उलेमाओं के नियम को मानना बंद कर दिया था, उनके बातों को सुनना बंद कर दिया था। कौन? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने उसका विरोध किया? तो कौन सा ऐसा सुल्तान था जो नया धर्म चलाना चाहता था? तो वो था
अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो नया धर्म चलाना चाह रहा था, लेकिन उलेमा ने इसका काफ़ी घोर विरोध किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी को मनोपाधि धारण की थी? तो सिकंदर सानी का उपाधि धारण किया था, मतलब वो किया था अलाउद्दीन खिलजी। वो अपने आप को दूसरा सिकंदर समझता था और वो चाहता था कि पूरे विश्व पे कब्जा करे, लेकिन अपने एक दोस्त के कहने पे उन्होंने ये ख्याल ख़त्म कर देता है और उसने भारत पे आक्रमण करने की सोची। ठीक है, भारत पे राज करने की सोचता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसने मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो जाती है? तो मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए जो मृत्यु हो जाती है वो अलाउद्दीन का कौन सा सेनापति था, प्रसिद्ध सेनापति? तो वो हो जाएगा आपको जफर खां। जफर खां जो था मंगोल से लड़ते हुए मारा गया था। अगला क्वेश्चन है, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। तो रानी पद्मिनी जो थी उसका नाम अलाउद्दीन का जो चित्तौड़ विजय था उससे साथ जोड़ा जाता है। तो उसके पति का क्या नाम था? तो आप लोग अगर मूवी देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा। इसके पद्मिनी का जो पति का नाम था वो क्या था? राणा रतन सिंह था। ठीक है, वो चित्तौड़ का राजा था। और इसका जो पता चलता है 1540 ईस्वी में एक बुक लिखा गया था पद्मावत। और किस पूछे अगर पद्मावत किसकी रचना है, तो ये मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है और इसी में बोला गया है, पद्मावती का वर्णन किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो अलाउद्दीन के आक्रमण के समय जो देवगिरी का शासक था वो जादव वंश का शासक रामचंद्र देव था। रामचंद्र देव था। ठीक है, और ये जादव वंश का था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी? तो खालिसा भूमि जो अधिक पैमाने में विकसित हुई थी वो किसके काल में हुई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के काल में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था? तो मूल नियंत्रण पद्धति जो लागू किया था और बाजार व्यवस्था को भी सुदृढ़ किया था वो किया था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है, बाजार नियंत्रण प्रथा लागू किया था। तो बाजार नियंत्रण प्रथा कौन लागू किया था? तो वो लागू किया था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो प्रारंभ किया था वो कौन किया था? तो वो किया था अलाउद्दीन खिलजी ने के द्वारा किया गया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो कर था वो कितना था पूछता है बार बार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो 50% कर था। ठीक है, और कोई दूसरा कौन शासक था जिसके काल में जो कर था वो 50% था? तो वो हो जाएगा MBT, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भी कर कितना था? 50% था। ठीक है, ये परसेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेना अध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बनता है? तो तुगलक वंश का जो प्रथम सुल्तान जो स्थापना करता है वो गाजी मलिक करता है। ठीक है, और उससे पहले वो अलाउद्दीन खिलजी के सेना अध्यक्षों में से एक था। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया था? तो सबसे अधिक समय तक जो देश में राज किया था वो किया था तुगलक वंश ने। तुगलक वंश ने देश में सबसे अधिक समय तक राज किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित और आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था? तो वो हो जाएगा दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक काफ़ी पढ़ा लिखा था, लेकिन उसका शासन व्यवस्था उतना ही खराब हो जाता है। उसकी जितनी भी योजना लेके आता है सारा असफल हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अमीर ए कोही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा स्थापित किया गया था? तो अमीर ए कोही जो है, जो नया विभाग जो स्थापना किया गया था वो किसके द्वारा स्थापना किया गया था? तो वो किया गया था दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ठीक है, अमीर ए कोही। और ये इसका संबंध किस चीज़ से है? तो ये है कृषि विभाग। अमीर ए कोही जो था वो कृषि विभाग था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा विभाग है अमीर कोही? तो कृषि विभाग है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई? तो मोहम्मद बिन तुगलक जो था अलग एक योजना बनाया था। ठीक है, कृषि के लिए।
और अलग विभाग भी बनाया था। अगला क्वेश्चन है कि दीवान ए कोही किससे संबंधित है। दीवाने कोही किससे संबंधित है, तो दीवाने कोही अभी बताएं दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है। और ये क्या है, कृषि विभाग था उस समय, ठीक है, कृषि में सुधार के लिए बनाया था। और मोहम्मद बिन तुगलक के काल में जो कर था वो कितना था, तो 50% था, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी कहाँ ले गया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी को परिवर्तन करके दौलताबाद ले जाता है, जो कि उसके लिए काफ़ी भूल साबित होते हैं। बहुत दौलताबाद जो है काफ़ी दूर था, बहुत सारे सैनिक मर गए रास्ते में ही चलते चलते। अगला क्वेश्चन है दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के हस्तांतरण का आदेश दिया था, तो कौन दिया था दिल्ली से दौलताबाद राजधानी, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिया था। MBT सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम संकेतित मुद्रा का प्रचलन, तो उसके बाद जो है राजधानी परिवर्तन किया, उसके बाद उन्होंने संकेतित मुद्रा का प्रचलन करना शुरू किया, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक का ये भी योजना असफल हो जाता है। ये भी कौन किया था, MBT के द्वारा ही किया गया था। अगला क्वेश्चन है मूर देश का यात्री इबन बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था, तो इबन बतूता जो था मूर देश या मोरक्को का शासक था, जो कि भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में उसके दरबार में आता है और मोहम्मद बिन तुगलक इसको दिल्ली का गाजी नियुक्त करता है। अगला क्वेश्चन है इबन बतूता को किसने दिल्ली का गाजी नियुक्त किया था, तो दिल्ली का गाजी नियुक्त किया था इबन बतूता को कौन, तो किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। MBT जो था दिल्ली का काजी नियुक्त किया था किसको, तो इबन बतूता को। अगला क्वेश्चन है किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था, तो सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का जो विस्तृत विवरण दिया था वो कौन दिया था, तो इबन बतूता जो है वो दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है घड़ी अथवा गृहकर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था, तो घड़ी और गृहकर मतलब गृह पे कर, घर पे कर और चराई कर दोनों लगाया था कौन, तो वो लगाया था अलाउद्दीन खिलजी लगाया था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाया गया था चराई कर और घराई कर, ठीक है, इसको चराई कर और घराई कर भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था, तो होली त्यौहार में जो सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान जो था वो था मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक। और मुगल में आ जाएंगे तो मुगल काल में जो जहांगीर था वो होली में भाग लेता था। कौन लेता था, तो मुगल जो था जहांगीर वो होली में भाग लेता था। अगला क्वेश्चन है इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई, तो बदायूनी जो था वो इतिहासकार था जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के कारण मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ये शब्द बोला था, ठीक है। किसके बारे में बोला था, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बोला था। अगला क्वेश्चन है बेरोजगारों की सहायता और दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी, तो रोजगार कार्यालय की जो स्थापना किया था दोस्तों वो किया था फिरोज शाह तुगलक ने। कौन किया था, FST फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और दीवान खैरात स्थापित किया था, और दीवान खैरात जो कि दान दक्षिणा के लिए किया था वो कौन था, तो वो था फिरोज तुगलक। और फिरोज तुगलक का दिल्ली सल्तनत का अकबर भी कहा जाता है, ठीक है, दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है और जो दीवान खैरात था दोस्तों वो क्या था, दान विभाग था, क्या था, दान विभाग। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, तो किसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, तो वो था फिरोज शाह तुगलक के काल में FST में। और पूछेगा कितना गुलाम था, तो 1,80,000 1,80,000 गुलाम जो था FST के काल में था। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने किया था, तो लोक निर्माण विभाग की जो स्थापना किया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण किया था, तो नहरों का जो सबसे बड़ा जाल का निर्माण किया था वो कौन किया था, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था सबसे ज़्यादा नहर का निर्माण। और अगर पूछे पहली बार नहर का निर्माण कौन किया था, तो पहली बार नहर का जो निर्माण किया था वो किया था गयासुद्दीन तुगलक। कौन किया था, गयासुद्दीन तुगलक किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हक ए सर्व
अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन है? तो हक ए सर जो है वो सिंचाई कर था और वो लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान जो हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, एफएसटी जो था वो सिंचाई कर लगाने वाला पहला सुल्तान था और सबसे ज़्यादा नहर भी इसने ही बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? तो ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला सुल्तान था कौन? तो फिरोज शाह तुगलक। कौन था? फिरोज शाह तुगलक। और जजिया सर्वप्रथम कौन लगाया था? तो जजिया कर जो है सर्वप्रथम पूछेगा तो सर्वप्रथम पहली बार लगाया था कौन? मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम लगाया था। ठीक है, और इसको ख़त्म कर देता है कौन? तो ख़त्म हो जाता है ये पूर्ण रूप से मोहम्मद शाह के काल में। किसके काल में? मोहम्मद शाह के काल में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय किए थे? तो फलों की गुणवत्ता सुधारने का उपाय जो किया था वो किया था फिरोज शाह तुगलक ने। कौन सा सुल्तान था? फिरोज शाह तुगलक था जो कि फलों की गुणवत्ता सुधारने का प्रयास किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, टोपरा तथा मेरठ से दो अशोक स्तंभ लेख को दिल्ली कौन ले गया था? तो टोपरा और मेरठ से दो अशोक का जो स्तंभ था उसको दिल्ली ले गया था कौन? तो फिरोज शाह तुगलक लेके गया था। कौन लेके गया था? फिरोज शाह तुगलक लेके गया था। अगला क्वेश्चन है, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था? तो राज्य के खर्च पे हज का व्यवस्था करने वाला प्रथम भारतीय शासक जो हो जाएगा वो हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक जो था वो कौन था? तो वो था नासिर उद्दीन मोहम्मद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो तैमूर जो था भारत पे आक्रमण कब किया था? तो वो किया था 1398 ईस्वी में। और किसके शासनकाल में किया था? तो वो किया था नासिर उद्दीन महमूद के काल में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो तैमूर लंग जो है 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। उस समय नासिरुद्दीन महमूद जो था गद्दी पे था, बैठा हुआ था। अगला क्वेश्चन है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हो जाता है? तो तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हो जाता है? तो सैयद वंश का राज स्थापित हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन उच्च शिक्षित था? तो मध्ययुगीन शासकों में जो कौन था जो उच्च शिक्षित था? तो वो हो जाएगा इब्राहिम लोदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच जो युद्ध हुआ था और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त किया था कौन? तो राणा सांगा। और कब इस युद्ध का नाम था खतौली का युद्ध। और ये कब हुआ था? तो 1518 ईस्वी में हुआ था, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच। अगला क्वेश्चन है, किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय दिया जाता है? तो आगरा शहर का जो नींव डाला गया था किसके द्वारा डाला गया था? तो सिकंदर लोदी के द्वारा डाला गया था। और इसका स्थापना कब किया गया था आगरा का? तो 1504 ईस्वी में स्थापना किया गया था। और 1506 ईस्वी में इसको राजधानी बना दिया जाता है। ठीक है, राजधानी बना जाता है किसको? आगरा को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया गया था। तो विजयनगर जो राज था उसका स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो वो हरिहर और बुक्का के द्वारा किया गया था। और पूछेगा कब किया गया था? तो 1336 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, 1336 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, अपनी मदुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री कौन थी? तो अपना मदुरा विजय की जो कृति है उसमें पति के विजय अभियान का वर्णन किया है। कौन किया था? तो वो गंगा देवी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा जीता था। तो गोवा कौन छीना था बहमनियों से? तो विजयनगर साम्राज्य का था। और कौन था? तो वो था हरिहर द्वितीय ने गोवा छीना था किससे? बहमनियों से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय
कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का जो युद्ध लड़ा था वो किसके साथ लड़ा था? कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज थे। तो कृष्णदेव राय के दरबार में जो अष्टदिग्गज थे वो कौन थे? तो 8 तेलुगु कवि थे। ठीक है। इसी के दरबार में प्रसिद्ध तेलुगु कवि तेनाली रामन भी रहा करता था। और अगर पूछे अष्टप्रधान तो अष्टप्रधान हो जाएगा दोस्तों, ये मराठा टाइम में शिवाजी के दरबार में रहता था, शिवाजी के दरबार में। ठीक है। तो अष्टप्रधान का संबंध शिवाजी से है। और अष्टदिग्गज हो जाएगा कृष्णदेव राय से। अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित है? तो कृष्णदेव राय से। और 8 तेलुगु का कवियों का एक समूह हुआ करता था। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है? तो कृष्णदेव राय के जो शासनकाल है उसको साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। किस साहित्य का? तो तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। ठीक है। क्योंकि इसी के काल में अष्टप्रधान थे, तेलुगु कवियों का संघ था। और अगला क्वेश्चन है कि अब्दुल रजाक विजयनगर आया था। अब्दुल रजाक जो था विजयनगर कब आया था? तो वो आया था देवराय द्वितीय के राजकाल में आया था। और अगर पूछे कि देवराय प्रथम के काल में कौन आया था? तो निकोलो कंटी आया था। निकोलो कंटी आया था। ठीक है। निकोलो कंटी आया था, जो कि कहाँ का था? तो वो था इटली का। कहाँ का था? इटली का। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन को आश्रय प्राप्त था। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन को जो आश्रय प्राप्त था, तो किसका आश्रय प्राप्त था? तो विजयनगर के राजाओं का आश्रय प्राप्त था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में से किसके राजरोहन को अब 500 वर्ष गुजर चुके हैं? तो किसके राजरोहन को 500 वर्ष गुजर चुके हैं? तो वह है कृष्णदेव राय के राजरोहन का 500 वर्ष गुजर गए हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था? तो 1565 ईस्वी में जो युद्ध लड़ा गया था वो लड़ा गया था तालीकोटा का युद्ध। और किसके किसके बीच लड़ा गया था? विजयनगर और बहमनी के बीच। किसके बीच? तो विजयनगर और बहमनी के बीच। ठीक है। और इसी को राक्षसी टंगरी का युद्ध भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? राक्षसी टंगरी का युद्ध। ठीक है। राक्षसी टंगरी का युद्ध। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का शासक कौन था? तो सदाशिव राय था। और कब लड़ा गया था? युद्ध लड़ा गया था 1565 में। 1542 से 1572 ईस्वी तक सदाशिव राय था। किंतु वास्तविक शक्ति जो था वो किसके हाथ में था? किस मंत्री के हाथ में? तो वो था राम राय के हाथ में था। ठीक है। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो 1565 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, तालीकोटा का युद्ध हुआ था। तो तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब राजा बोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो राजा बोडियार जो था मैसूर राज्य की स्थापना किया, तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो उस समय विजयनगर साम्राज्य का जो शासक था वो था वेंकट द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो विजयनगर की जो साम्राज्य था उसका वित्तीय व्यवस्था का जो मुख्य विशेषता था वो क्या था? तो वो हो जाएगा आपको भू राजस्व। और उस समय उसका जो भू राजस्व था 1/6 था। ठीक है। 1/6 होता था। ठीक है। कर। अगला क्वेश्चन है, होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? होयसलों की जो प्राचीन राजधानी थी द्वार समुद्र थी। कई बार पूछता है कि होयसलों की जो राजधानी था वो क्या था? तो द्वार समुद्र था। और इसका जो वर्तमान नाम है तो वो हो जाएगा आपको हेलीबीड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर? तो कौन सा स्थान का खंडहर है? तो वो हम्फी का जो खंडहर है दोस्तों, वो विजयनगर साम्राज्य का राजधानी का वर्णन करता है। अगला क्वेश्चन है,
विजयनगर के किस शासन ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो विजयनगर का जो शासक था जो चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था वो था कौन? बुक्का प्रथम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तथित स्तंभ संगीत में स्वर निकलते हैं कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा आपको हम्पी में। कहाँ पे है? हम्पी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं सल्तनत काल के अधिकांश अमीर और सुल्तान किस वर्ग के थे? तो सल्तनत काल के जो अधिकांश अमीर और सुल्तान हुआ करते थे वो किस वर्ग के थे? तो वो थे तुर्क थे। ठीक है। और नोबल फोर्टिस भी जो था उसी काल का था। और कौन स्थापना किया था? तो यह स्थापना किया था नोबल फोर्टिस का, जो कि अफगानों सरदारों का संघ हुआ करता था, इल्तुतमिश ने किया था। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ था? तो किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ था? तो ये हुआ था तुगलक राजवंश के काल में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था को प्रारंभ किया था? तो मध्यकालीन शासक कौन था जो इक्ता व्यवस्था को प्रारंभ किया था? तो वो किया था इल्तुतमिश ने। कौन किया था? इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है। और इसको बंद कौन किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसको बंद कर दिया था इक्ता व्यवस्था को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था? तो सल्तनत काल में जो भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था वो था चौधरी। ठीक है। कौन था? चौधरी था। अगला क्वेश्चन है सर्व कर लगाया जाता था? तो सर्व कर जो है वो किस पे लगाया जाता था? तो वो लगाया जाता था सिंचाई कर था। और किसके द्वारा लगाया गया था? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है जवाबित का संबंध किससे है? तो जवाबित का जो संबंध है दोस्तों वो किससे है? तो वो राज्य के कानून से है। तो राज्य के कानून से है। अगला क्वेश्चन और इस सेट का आखिरी क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या था? तो सल्तनत काल में फवाजिल का जो अर्थ था दोस्तों वो था कृषकों को दी जाने वाली गैर कानूनी जबरी वसूली। कृषकों से की जाने वाली गैर कानूनी है दोस्तों। तो गैर कानूनी जबरी वसूली। तो कृषकों जो कृषक थे उससे जो जबरी वसूली किया जाता था उसको क्या बोला जाता था सल्तनत काल में? तो फवाजिल बोला जाता था। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा एक सेट मध्यकालीन भारत का कंप्लीट हो गया। तो इसमें जो हम लोग क्वेश्चन किए हैं आज वो मध्यकालीन भारत में भारत पर मुस्लिम आक्रमण से लेकर गुलाम वंश की स्थापना, खिलजी वंश, तुगलक वंश और विजयनगर सम्राट तक कर लिए हैं। ठीक है। अगले सेट में हम लोग करेंगे दिल्ली सल्तनत का प्रशासन और बाबर मुगल सम्राट जो भी है उसके बारे में। ठीक है। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है। थैंक यू।